हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 इतिहास के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा और उनके राज्य, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रश्न 1, जोड़े बनाइए। तो आपको क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है, इनका जोड़ा बनाना है। तो पहला क्या है? गुज्जर प्रतिहार। तो गुज्जर प्रतिहार का जोड़ा किससे बन जाएगा? तो गुजरात और राजस्थान से। फिर है राष्ट्रीय कूट। राष्ट्रीय कूट का आपका जोड़ा बनेगा पश्चिमी दक्कन से। फिर है आपका पाल। पाल का बनेगा बंगाल। फिर चोल का क्या बन जाएगा? तमिलनाडु। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में जो जोड़े बनाने के लिए बोल रहा था उस जोड़े को हम लोगों ने बना दिया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को भी पढ़िएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन थे? जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ना, उसमें लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे? तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम लोग? इसका उत्तर लिखेंगे त्रिपक्षीय में शामिल गुज्जर संबंधी। जो त्रिपक्षीय था उसमें शामिल दल गुज्जर संबंधी शासक प्रतिहार, राष्ट्रीय कूट एवं पाल राजवंश के साथ संघर्ष करते थे। उन्होंने कन्नौज पर नियंत्रित के लिए लड़ाई लड़ी। चूंकि इस लंबे संघर्ष में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने अक्सर इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में वर्णित किया। तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष था ना, उसमें 3 दल थे। कौन दल? कितने दल थे? तो 3 दल थे। पहला दल था आपका जो गुज्जर लोग थे, गुज्जर प्रतिहार, वो लोग हो गए। फिर दूसरा हो गया राष्ट्रीय कूट और तीसरा हो गए पाल वंश। इन तीनों के बीच संघर्ष होता था, जिसलिए इसे आगे चलकर इतिहासकारों ने त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दे दिया है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चोल साम्राज्य में सभा की किसी सीमित का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? मतलब अगर आपको चोल साम्राज्य के सदस्य बनना है तो आपको कौन कौन सी आवश्यक शर्तों को पूरा करना होता था? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। चोल साम्राज्य में सभा की समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्त निम्नलिखित थी। कौन कौन सी शर्तें थी? पहला शर्त था सदस्य को उस भूमि का मालिक होना चाहिए जिसमें भू राजस्व एकत्रित किया जाता है। मतलब जो सदस्य थे ना, उनको अपने भूमि का मालिक होना चाहिए था, जो वो उस भूमि का राजस्व कर अदा कर रहे थे। फिर दूसरे नंबर में क्या है? उनके पास अपना घर होना चाहिए था। उस समिति के पास, जो समिति के सदस्य बनना चाहते थे, उनके पास अपना घर होना चाहिए था। तीसरे पॉइंट में क्या है? उनकी उम्र 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए थी। उसका उम्र कितना होना चाहिए व्यक्ति का? तो 35 से 70 के बीच। चौथे पॉइंट में क्या है? उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए था। जो 4 प्रकार के वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थव्य वेद, इन चारों वेदों का ज्ञान उन्हें होना चाहिए था। और 5वें पॉइंट में क्या लिखा है? उन्हें ईमानदार और प्रशासनिक मामलों में पारंगत होना चाहिए। ठीक है, तो समिति का सदस्य बनने के लिए क्या क्या शर्तें थी, इन सभी शर्तों को हम लोग देख चुके हैं। सारे क्वेश्चनों के आंसर को आप लोग कॉपी में उतारते चलिए, जिससे जो है आपके एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर के नाम लिखें। तो जो चाहमानों के नियंत्रण में 2 प्रमुख शहर आते थे, उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था, आने वाले 2 प्रमुख शहर दिल्ली और अजमेर थे। कौन कौन से शहर थे, नगर थे? तो दिल्ली और अजमेर। इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय कूट शक्तिशाली कैसे बने? तो जो राष्ट्रीय कूट के वंश थे ना, वो शक्तिशाली कैसे बने थे? तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम लोग? इसका उत्तर में पहले आप लोग लिखिएगा राष्ट्रीय कूट की शक्ति का उदय, कि उनका शक्ति का उदय कैसे हुआ था। इसको उसके बाद जो आप लोग पॉइंट में इसका आंसर लिखिएगा। पहला पॉइंट क्या लिखिएगा? राष्ट्रीय कूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। मतलब जो राष्ट्रकूट है वो शुरू में कर्नाटकों के जो चालुक्य थे उनके अधीन थे। फिर दूसरे पॉइंट में लिखना है
8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट दुर्गति के प्रमुख अपने चालुक्य आधिपत्य के उनको उखाड़ फेंका था और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया, जिससे उन्होंने जन्म से ही नहीं होने पर भी क्षत्रिय की उपाधि दिया। ठीक है, फिर आगे क्या लिखना है। जब उन्होंने शक्ति और धन प्राप्त किया तो उन्होंने आधिपत्य से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और वे शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कन्नौज के नियंत्रण के लिए गुज्जर प्रतिहार और पाल वंशों के साथ लड़े। इसी तरह से वो सत्ता में आए। तो जो राष्ट्रकूट वंश था ना वो चालुक्यों के पहले अधीन था। फिर 8वीं शताब्दी में क्या किया, उन्होंने चालुक्य के अधिपति को उखाड़ फेंका और हिरण्य नामक गर्भ है वहाँ पर एक अनुष्ठान किया और जो लोग जन्म से क्षत्रिय नहीं थे उन्हें क्षत्रिय का उपाधि भी दिया गया और बाद में उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और आगे चलकर गुज्जर प्रतिहार और पाल वंशों के साथ युद्ध लड़ा। ठीक है, तो राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बना, इसमें तो आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया। तो जो नए राजवंश थे ना उन्होंने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या क्या किया था, इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। तो स्वीकृति पाने के लिए नए राजवंशों ने नई उपाधि धारण की। तो कौन कौन सी नई उपाधि धारण की, हिरण्यमाला जैसे धार्मिक अनुष्ठानों का प्रदर्शन किया जो उन्होंने क्षत्रियों का हिस्सा बनाएंगे और सैन्य कौशल का इस्तेमाल करेंगे और शक्ति और खुद के लिए वक्र राज्यों का सामना करने के लिए युद्ध में लगे रहे। ठीक है, अब जो है पॉइंट में लिखना है क्या क्या हासिल किया उन लोगों ने। तो नए राजवंश विशिष्ट क्षेत्रों में आधारित थे और मौजूदा राजा अक्सर उन्हें अपने अधीनस्थों या सामंतों के रूप में स्वीकार करते थे। दूसरे पॉइंट में क्या आंसर लिखना है, उन्होंने खुद को महासमंता, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित करने के लिए शक्ति और धन प्रदान किया। तीसरे पॉइंट में है उन्होंने अपने अधिपति से अपनी स्वतंत्रता का दावा किया। चौथे पॉइंट में आप लोग को लिखना है उन्होंने ब्राह्मणों की मदद से खुद को क्षत्रिय घोषित करने के लिए अनुष्ठान किया। और पांचवें में उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए पड़ोसी क्षेत्रों के साथ युद्ध किया, इसे स्वीकार करने के लिए मंदिर का निर्माण भी किया। तो जो नए राजवंश होते थे वो ब्राह्मणों से यज्ञ कराकर अपने आप को क्षत्रिय घोषित किया करते थे और धन प्राप्त करते थे। युद्ध कर वो लोग जो है धन प्राप्त करते थे, शक्ति प्राप्त करते थे और लोगों और जनताओं को अपने साथ लाने के लिए वो लोग मंदिरों को भी बना दिया करते थे। ठीक है, तो नए राजवंश की स्वीकृति कैसे हासिल किया जाता था, इस आंसर को भी आप लोगों को अच्छी तरह से लिख लेना है। यहाँ से आप लोगों को बस इतना सा छोटा सा ही लिख लेना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पढ़िए क्वेश्चन को पहले। तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई की व्यवस्था का विकास हुआ। तो जो तमिल का क्षेत्र है ना उसमें सिंचाई व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, हम लोग को इसका उत्तर लिखना है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे सिंचाई क्षेत्र में, तमिल क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का विकास निम्नलिखित तरह से हुआ। तो किस किस तरह से हुआ है, पॉइंट के आधार पर आपको आंसर लिखना है। पहले लिखिएगा कुछ क्षेत्रों में कुएं खोदे गए और वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए टैंकों का निर्माण किया गया। मतलब कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कुओं का निर्माण किया गया और वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए बांध या डोभा बनाया गया। ठीक है, फिर दूसरे नंबर में क्या है, कावेरी नदी के पानी से कृषि के लिए आवश्यक नमी मिलती है। तो जो कावेरी नदी का पानी होता है ना उससे कृषि करने के लिए आवश्यक नमी मिलती है। फिर क्या है, कई क्षेत्रों में कुओं को खोदा गया और कई स्थानों में वर्षा का पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल टैंकों का निर्माण किया गया। ये हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। फिर आगे क्या है, बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाया गया। मतलब जो बाढ़ आता था ना, बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाया गया। फिर खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए जो है ना नहर जो होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता था, इसलिए तमिल के क्षेत्रों में जो है नहरों का निर्माण किया गया। फिर आगे क्या है, आगे है खेतों में सिंचाई करने वाले चैनलों में एक टैंक के पानी को बहिर्वाह के विनियमित करने के लिए जलमार्ग बनाए गए। ठीक है, फिर आगे क्या है,
जंगलों को भी साफ किया गया, भूमि को समतल किया गया, डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। और हम लोगों ने जो है इस प्रकार देख लिया है कि तमिल क्षेत्र में जो सिंचाई व्यवस्था है उसको विकास करने के लिए क्या क्या कार्य किए गए थे, किस प्रकार को पानी को पहुंचाया जाता था खेतों तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चोल मंदिरों के साथ साथ कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। तो जो चोर नहीं होगा बल्कि चोल होगा। चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी, इसका वर्णन हम लोग को करना है। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे, चोल मंदिर अक्सर बस्ती के नाभिक बन जाते थे और चारों ओर बढ़ते थे। मतलब जो चोल मंदिर थे वो बस्ती के नाभिक बन जाते थे और इसके चारों ओर बढ़ते थे। ठीक है, इसको पॉइंट में आंसर लिखेंगे कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। तो पहला गतिविधि हो जाएगा आपका, मंदिर कांस्य चित्र बनाने जैसे शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है, मंदिरों को भूमि शासकों के साथ साथ अन्य लोगों द्वारा भी संपन्न किया जाने लगा था। फिर तीसरे पॉइंट में है, इस भूमि के उपज उन विशेषज्ञों को बनाए रखने के लिए चली गई जो मंदिरों में काम करते थे और बहुत बार इनके पास रहते थे, जैसे पुजारी, माला बनाने वाले, रसोइया, सफाई कर्मी, संगीतकार, नर्तक आदि। दूसरे शब्दों में मंदिर केवल पूजा ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक केंद्र बन गए थे। मतलब जो चोल मंदिर बनाए गए थे ना, वो आगे चलकर मंदिर ही नहीं के बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी बन गए थे। वहाँ पर से जो है लोगों को आस्था, आर्थिक सहायता और लोग वहाँ पर व्यवसाय भी खोल चुके थे। फिर चौथे पॉइंट में क्या है, वो न केवल पूजा स्थल थे बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी बन गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पर क्लियर हो गया, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आइए विचार करें, इसका टॉपिक है, इसमें आपको विचार करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मानचित्र 1 को दोबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उनमें कोई पुरानी राजशाही राज्य थी या नहीं। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, मानचित्र 1 को दोबारा देखना है और तलाश करना है कि क्या आपके क्षेत्र में भी कोई पुरानी राजशाहियाँ या प्रांतें थी या नहीं, इसके बारे में आपको बताना है। ये आपको स्वयं करना है। ठीक है, इसमें मैं आपका किसी प्रकार का भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि सभी बच्चों का जो है अलग अलग राजशाही होता है। ठीक है, अलग अलग जगह से लोग बच्चे आते हैं तो उनका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजाओं ने शासन किया होता है और आपको जो है अपने जगहों के शासकों या राजवंशों के बारे में पता करके एक मानचित्र के रूप में या आप चार्ट के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको स्वयं करना है। फिर आगे क्या है, 10 नंबर का उत्तर देखिए आप लोग एक बार, जिस तरह पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनसे उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह के अलग थे। तो जो जिस प्रकार का पंचायती चुनाव आज होता है ना, उनसे उत्तर मेरूर का चुनाव किस प्रकार अलग था, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो जो उत्तर मेरूर का चुनाव प्रणाली का वर्णन जो है ना, ये समय के साथ पंचायती चुनाव में काफ़ी भिन्न था। उत्तर मेरूर चुनाव की समिति के सदस्यों के लिए पात्र व्यक्तियों के नाम ताड़पत्रों पर टिकट पर लिखे जाते थे। टिकट एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिए जाते थे। इसके बाद एक युवा लड़के को प्रत्येक समिति के लिए एक एक करके टिकट निकालने को कहा जाता था। मतलब जो उत्तर मेरूर का चुनाव होता था ना, उसमें उत्तर मेरूर के जितने भी सदस्य जो चुनाव में भाग लेना चाहते थे उन सभी व्यक्तियों के नाम ताड़पत्रों पर लिखकर एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिया जाता था और उसके बाद एक युवा लड़का प्रत्येक समिति के लिए एक एक करके टिकट निकालने को उसको कहा जाता था। ये उत्तर मेरूर की चुनाव की प्रक्रिया थी। और जो वर्तमान में आज की चुनाव प्रक्रिया होती है, पंचायती चुनाव प्रक्रिया, वो किस प्रकार होती है, तो वो होती है वर्तमान समय में पंचायती सदस्यों को एक चुनाव चिन्ह के साथ चुना जाता था जिसे मतपत्र कहा जाता है। मतदाता अपने पसंद पर एक मोहर लगाई जाती है, उसे मत पेटी में डाल दिया जाता है। मतदान पूरा करने के बाद वोटों की गिनती की जाती है और प्राप्त मतों की
प्राप्त जो मत होते थे उनको अधिकतम संख्या के आधार पर विजेता का नाम घोषित किया जाता था। तो अभी वर्तमान में जानते हैं क्या होता है वोट देने का नियम, कि जो चुनावी जो सदस्य होते हैं ना, जो चुनाव में उम्मीदवार होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनको एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है। वो या स्वयं से ही अपना चुनाव चिन्ह ले लेते हैं। उस चुनाव चिन्ह से जो है उस चुनाव चिन्ह को एक मतपत्र कहा जाता है। और लोग जो हैं वोट देने के लिए आते हैं और उसके मत पर अगर उसके चिन्ह पर वो मतपत्र लगा देते हैं, मोहर लगा देते हैं, तो उसके बाद उसे मत पेटी में डाल दिया जाता है और गिनती के बाद जिस भी उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं वो चुनाव जीत जाता है। ठीक है, ये वर्तमान की चुनाव प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। उत्तर मेरूर और आज के पंचायती चुनाव में किस प्रकार का अंतर है, समानता है, यह भी हम लोग देख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आइए करके देखें। इसमें आपको कुछ करके देखना है, क्या करना है आप लोग आगे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इस अध्याय में दिखाए गए मंदिरों से अपने आसपास की कितनी मौजूदा मंदिरों की तुलना करें, जो समानताएं या अंतर है उन्हें पता करें। तो ये भी जो प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप लोग को स्वयं बनाना है। कैसे बनाना है मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस अध्याय में जितने भी मंदिरों के बारे में बताया गया है ना, उसकी तुलना आपके आसपास के जो मंदिर हैं उससे करना है, और दोनों के बीच क्या क्या समानताएं और क्या क्या अंतर है आपको ये भी बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का पहले क्वेश्चन पढ़िए। आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में जानकारी हासिल करें। क्या ये नगद के रूप में है, वस्तु के रूप में है, या श्रम सेवाओं के रूप में। तो जिस प्रकार का आज लोगों से कर वसूला जाता है ना, उसकी जानकारी हमें हासिल करने के लिए बोला गया है। और ये कर किस प्रकार लिया जाता है, नगद के रूप में लिया जाता है, वस्तु के रूप में लिया जाता है, या सेवा श्रम के रूप में लिया जाता है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, आज हम कई करों का भुगतान करते हैं। तो हम लोग किस किस प्रकार के कर का भुगतान करते हैं, तो ये जो है आजकल इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना दिया गया है इस चीज़ को, कि अगर आप यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप सांस भी लेते हैं तो आपको उस पर भी टैक्स देना होगा। क्योंकि आप देखिए ना, सभी चीज़ों पर टैक्स लगा दिया गया है। किस चीज़ पर टैक्स नहीं है? एक गाड़ी खरीदते हैं उसमें भी टैक्स है, मोबाइल खरीदते हैं उसमें भी टैक्स है, खाना खाते हैं उसमें भी टैक्स है, और आप लोग जिसमें पढ़ रहे हैं ना, जो किताबें हैं उन पर भी टैक्स है। सोच सकते हैं सरकार किस किस चीज़ों पर टैक्स लगा दिया गया है। तो कि इसके जो क्वेश्चन के आधार पर किसका हम लोग को बताना है, तो हम लोग किस किस चीज़ पर कर देते हैं, तो संपत्ति कर देते हैं, सड़क कर देते हैं, सेवा कर देते हैं, गृह कर देते हैं, मनोरंजन कर देते हैं, जल कर देते हैं, और बिक्री कर देते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा कर का उदाहरण क्या होता है, तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और फिर क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स। जो आप लोग धन कमाते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसे इनकम टैक्स कहा जाता है। और जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग कौन सा टैक्स देते हैं, वो लोग देते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सभी कर नगद के रूप में हैं। मतलब ये जितने भी कर लिए जाते हैं नगद, नगद अर्थात आपको रुपये में लिए जाते हैं। ठीक है, आपको किसी प्रकार का इसमें सामान या श्रम देने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इसमें पैसा देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पर क्लियर हो गया, हम लोग समझ चुके हैं। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को देख लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।